नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपने बहुत बड़े बड़े टॉपिक, एक यूं कह दो कि एक बोझ जो है वो कम हो चुका है, क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो देखते हैं इनसे पहले अपन ने पढ़ा है भौतिक प्रदेश और राजस्थान का पूरा बाउंड्री लाइन परिचय वगैरह। और ये जो टॉपिक बहुत अच्छे से किसी को याद है तो यूं समझ लो कि उसको ज्योग्राफी आधी याद हो गई, क्योंकि बहुत बेसिक है वो चीज़ और वो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। कठिन पढ़ते हैं, मैंने मेरी कोशिश की है कि उसको ईजी तरीके से आप तक पहुंचाया जाए और आगे कभी भी उसमें कोई समस्या नहीं हो उस तरीके से पढ़ा है। आज अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है जलवायु। अब कई जो आपकी किताबें गाइड आएगी या कोई आई हुई है या पुरानी होगी उसमें मृदा भी दे रखा होगा इसके साथ में, जलवायु के साथ। लेकिन जलवायु के साथ में मृदा टॉपिक आपका सिलेबस यदि आरपीएससी की साइट से देखते हैं तो मृदा उसके अंदर टॉपिक नहीं है। तो अपने जो पढ़नी है वो जलवायु पढ़नी है, सिलेबस के अनुसार ही अपन को चलना है। और यदि ऐसा चाहेंगे, एक बार सिलेबस कवर करने के बाद विद्यार्थी चाहेंगे तो मैं बाद में मृदा भी पढ़ा दूंगा, यदि अपने पास पर्याप्त समय बचेगा तो मुझे पढ़ाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आज जो टॉपिक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु। अब जलवायु यहाँ पे समझ लोगे आप तो आपका इंडिया के अंदर अपन जब पढ़ेंगे तो वहां भी समझने में आसानी होगी, वहां पे भी अपन कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो अपन आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं कुछ शब्दावलियों से जो जलवायु से संबंधित ही शब्दावलियां हैं। अब ये शब्दावलियां, अब कई लोग कहते हैं सीधे, मतलब ये सोचते होंगे विद्यार्थी, कहते तो नहीं, अभी तो अपना टॉपिक ये पहला है, सोचते होंगे कि ये शब्दावलियां क्या पढ़नी, ये तो मुझे आता है, इसमें क्या पढ़नी है। अपन सीधे इफेक्ट पे आ जाते हैं और इफेक्ट पढ़ने पे आ जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि शब्दावलियां जितनी भी हैं इन सब से प्रश्न बने हुए हैं। कई बार ऐसे पूछा गया है जलवायु का क्या मतलब है, कई बार मौसम का पूछा गया है, धुंध का पूछा गया है। तो अपन मतलब कंपटीशन में अपन खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अपने को हर चीज के लिए तैयार रहना है, जहां से भी सवाल आए उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और ये साथियों शांति काल है, मैंने बताया है टेलीग्राम पे भी, शांति काल है। ये तैयारी करने का यदि सबसे उत्तम समय अगर मानता हूं मैं तो इसे मानता हूं, क्योंकि इस समय पढ़ा हुआ सारा का सारा याद होता है और बाद में भगदड़ मचेगी तब याद कुछ भी नहीं होता। वो ठीक है कि हम रिवाइज करते हैं और उसे अच्छा कर लेते हैं, लेकिन याद आपको यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप जो चीज समझना चाहोगे उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो और अपने आप को मजबूत कर सकते हो, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। अपनी सबसे पहली जो बात है कि जलवायु यदि हम पढ़ते हैं, राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं और जलवायु पढ़ते हैं तो ये शब्दावलियां हैं जिसमें ये मौसम शब्द आता है। इस मौसम का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में वगैरह डायलॉग मारा जाता है या कोई मिलता है तब भी के ऐसे क्या बदलते हो मौसम की तरह, यानी मौसम की तरह बदल गए। तो मौसम क्या है, यानी जल्दी बदलता है। मौसम की तरह बदलने का कहा यानी कभी ऐसे जल्दी बदलता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, हकीकत में बात यही है कि ये क्या होता है, किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा। अब वायुमंडलीय दशा से क्या मतलब है, वहां के जो उसके जो फैक्टर है वो सारे के, जैसे तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता है, पवन है, हवाओं का वेग है, जो भी उसके आसपास की वायुमंडलीय दशाएं हैं वह आ जाती है इसके अंदर। उन वायुमंडलीय दशाओं का कुछ समय, अब कुछ समय के अंदर क्या तात्पर्य है, समझना इस चीज को अच्छी तरीके से। कुछ समय में 4-5 घंटे का भी हो सकता है और 4-5 दिन का भी हो सकता है, 1-2 घंटे का भी हो सकता है। तो ये कुछ समय का तात्पर्य मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें 1-2 महीने हो जाएगा तो वो मौसम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ समय का तात्पर्य लिमिटेड टाइम होता है। अब लिमिटेड टाइम, अपन मान लो कि रात को सोए तब तो अपन बढ़िया आराम से सोए थे, बादल बादल कुछ भी नहीं थे, और सुबह उठे तो बारिश हो रही थी, तो वो मौसम बदल गया। इसे कहते हैं मौसम का बदलना। कहीं गए और अचानक से बारिश हो गई, अचानक से जो है बादल छा गए, सब ये चीजें जो बदलती है वो मौसम के अंदर आती है। अब ये मौसम शब्द जो है ना साथियों, ये मौसम शब्द से बना है, यहां लिख देता हूं मैं, ये मौसम शब्द से बना है और ये मौसम शब्द जो है अरबी भाषा का है। तो इसका मतलब कि इसकी खोज किसने की है, अरब यात्रियों ने की है। इसकी खोज किसने की है, सबसे पहले यदि इसकी खोज के बारे में यदि बात की जाए तो इसकी खोज हिप्पोलस ने की है। किसने की है, हिप्पोलस एक अरबी नाविक था, उसने खोज किया। अब अरबी नाविक नहीं, क्योंकि मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अरबी नाविक ने क्योंकि अरब के व्यापारी जो है व्यापार करते थे, समुद्र के रास्तों से इधर उधर जाते थे। तो अरबी नाविक जाते थे तो अरबी नाविकों को समुद्र के अंदर जो है इन तूफानों का और इन सब का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने इस चीज की खोज की कि ये क्यों होता है, तो अरबी नाविक हिप्पोलस ने इसकी खोज की। यदि ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम इस पर अध्ययन किसने किया, तो वो भी अरबी
नागरिक ही था जिसका नाम था, यहां लिख देता हूं मैं, उसका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी, अब देखो आपने पढ़ा होगा अरबी यात्री अल मसूदी आया। अल मसूदी भी अरबी नागरिक है। मीर बोझ के समय आपने जैसे कि आया था सुलेमान, और अल मसूदी भी आपने पढ़ा है प्रतिहार काल में ही आया था। तो अल मसूदी भी अरबी नाविक है, अरबी यात्री है, और उसने इस पर सबसे पहले अध्ययन किया। तो यहां से अपने ये चीज क्लियर हो गई कि यदि ये पूछा जाए कि मौसम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, अरबी भाषा से हुआ है। हिप्पोलस और अल मसूदी ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऋतु क्या है। ऋतु क्या है साथियों, कुछ माह का, ये तो था कुछ समय यानी कि 4-5 घंटे 4-5 दिन भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ माह का सम्मिलित रूप यानी कुछ महीनों का, महीनों में अब 4-5 महीने आ गए, 3-4 महीने आ गए। तो आपने पढ़े होंगे, अब जैसे षड ऋतु वगैरह अपने पढ़ते हैं ना, ये सब ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, तो ये ऋतुएं कितनी रहती है, 3-4 महीने रहती है लगभग। तो ये ऋतु कहलाती है, यानी कि कुछ महीने का हो गया। अब जलवायु क्या है, जलवायु किसी स्थान पर 30 वर्ष या उससे अधिक, 30 वर्ष से कम का नहीं है, ये क्राइटेरिया फिक्स रखा हुआ है कि 30 वर्ष या इससे अधिक की वायुमंडलीय दशा आ जाती है, अधिक समय तक रहने वाला एक सा मौसम। अब वो वहां के स्थान विशेष के प्रति है। अब स्थान विशेष का ये फिक्स हो जाता है कि ये उष्ण है, ये आर्द्र है, ये उपाद्र है, यहाँ की जलवायु ऐसी रहती है, इसे कहते हैं जलवायु। तो ये चीज ध्यान में रखना आपको। अब यहाँ पे ध्यान क्या क्या रखना है कि ये अधिक वर्षों का है, 30 वर्ष या इससे अधिक, यहां से माह का आए तो ऋतु है, और कुछ समय का आ जाए तो मौसम है। ये इनके अंदर छोटा छोटा अंतर है। अब बात करते हैं आर्द्रता क्या है। आर्द्रता जैसा अपन नाम पढ़ते ही अपन को ध्यान, आर्द्र यानी गीला होता है वैसे, तो यानी कि मौसम के अंदर जो जल वाष्प होती है या नमी होती है, ये कह दो आप कि अपने वायु के अंदर, हवा के अंदर जो नमी होती है वह आर्द्रता कहलाती है। अब आर्द्रता का अपन पता कैसे लगाते हैं, आपने देखा होगा कि मारवाड़ी में क्या चौमासो आवे जाने कहीं वे कि नमकदानी में नमक जम जाए, यानी कि पानी की मात्रा मिल जाती है उसके अंदर, नमक अपन ले नहीं पाते। फिर कई होटलों में जाते तो उसके अंदर चावल के दाने डाले हुए होते ताकि वो नमी को सोख लेते हैं। तो इससे अपन को पता चलता है कि इसका मतलब हवा में नमक है। अपन पापड़ सेकते तो पापड़ गीला हो जाता है, मतलब लूला हो जाता है, उसको खाने का मजा नहीं आता है ना। जो बोका हुआ जिना खावा लायक हो जाए, वो दांतों वाला खावा लायक नहीं रहे। तो इसका मतलब ये अपन को साफ साफ पता चल जाता है कि ये नमी है हवा के अंदर, और इस वजह से इसको क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ओस क्या है, ओस साथियों सर्दियों में रात्रि के समय, ओस हमेशा रात्रि में ही दिखेगी, दिन में नहीं। ओस रात्रि के समय जो जल वाष्प होती है वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, और ज्यादातर ओस की बूंदे अपन को पेड़ पौधों की पत्तियों पर और उस पर देखने को मिलती है। तो हवा में जो जल वाष्प होती है उसका पानी की बूंदों में बदल जाना आपके ओस कहलाता है। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीजें इसमें पढ़नी जरूरी है। धुंध क्या है, जल वाष्प के अंदर जब धूल के कण मिल जाते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे कण मिल जाते हैं, तो वो धुंध का रूप ले लेती है, और ये भी ज्यादातर अपन को सर्दी में ही देखने को मिलती है। तो कोहरा क्या है, कोहरा ये धुंध प्लस धुआं, इसके अंदर वापस इन दोनों चीजों में यानी जल वाष्प के अंदर और धूल के कणों के अंदर जब अपने धुआं मिल जाएगा तब ये कोहरे का रूप ले लेगी। और कोहरा अपन ज्यादातर देखते हैं कि एनसीआर क्षेत्र या दिल्ली और उधर ज्यादा क्यों होता है, प्रदूषण के कारण उसके अंदर क्या मिल जाता है, धुआं मिल जाता है। धुंध तो अपने यहाँ गांवों में भी हो जाती है, लेकिन कोहरा नहीं होता है। कोहरा ज्यादातर बड़ी सिटी में होता है क्योंकि वह धुआं उनके अंदर मिल जाता है, या तो फैक्ट्रियों का धुआं या गाड़ियों का धुआं या कोई भी ऐसा जो धुआं मिलता है उसके कारण कोहरा हो जाता है। इन दोनों में यदि बेसिक अंतर देखा जाए, इसके अंदर और इसके अंदर, धुंध और कोहरे में, तो विजिबिलिटी का अंतर होता है। यानी धुंध के अंदर तो अपन थोड़ा ज्यादा देख सकते हैं और कोहरे में बहुत कम देख सकते हैं, विजिबिलिटी बहुत कम होती है कोहरे के अंदर, क्यों धुआं भी मिल जाता है। और इस वजह से आप देखते हैं कि ज्यादातर एक्सीडेंट वगैरह एनसीआर वाली जो सड़कें होती है दिल्ली के आसपास, वहां पे ज्यादातर अपन ट्रेन हादसा और ये रोड वाले ज्यादा होते हैं, प्लेन वाले भी हो जाते हैं खराब मौसम। तो ये सब इस कारण होता है, कोहरे के कारण। तो इस चीज को भी यहाँ से आप ध्यान रखें। तुषारापात क्या है, तुषारापात भी कहते हैं या पाला पड़ना भी कहते हैं। फसलें खराब होती है, आपको बताओ पाला पड़ने से, तो ओस की जो बूंदे होती है उसका बर्फ में बदल जाना, यानी कि बर्फ के रूप में वो फसलों पर गिरती है और फसलें खराब हो जाती है, इसलिए तुषारापात या पाला पड़ना इसे कहा जाता है। अब ये मानसून क्या है, जलवायु अपन पढ़ रहे हैं तो जलवायु के अंदर फिर ये मानसून भी पढ़ेंगे। मानसून ये होता है, सिंपल भाषा में अगर कहें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं का पलटना। क्या होता है, या पवनों का कह देते हैं, पवनों का अचानक पलटना, पवनों का अचानक पलटना मानसून कहलाता है। और इनका अचानक पलटना ही मानसून फिर बारिश करती है अपने यहाँ पे।
सीधी सिंपल भाषा है कि जब पलटती है तो समुद्र से जो है अपने साथ में जल लेकर चलती है पवने, और फिर वो जो है वर्षा करती हुई आगे बढ़ती है, और इसी को अपन कहते हैं मानसून। आया नहीं, आया नहीं। मानसून क्या है, कोई बाबा तो है नहीं, कोई हाउ तो है नहीं। एक बार वो रवि बिश्नोई वाला वीडियो देखा था कि क्रिस गेल से संबंधित उसका जो भतीजा है उसको हाउ कहता है, तो वो याद आ गया मुझे कि बाबा यहाँ कोई हाउ तो है नहीं। तो अचानक पवनों का पलटना, और पवने ही आती है वही वर्षा करती है, और ये मानसून कहलाता है आपके यहाँ। मानसून की खोज भी यदि कहते हैं तो मौसम और मौसम से हुई, और उसके बाद में हिप्पोलस, अल-मसूदी वगैरह वगैरह, ये ध्यान में रखना। तो ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई है, तो आपको जलवायु पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। बेसिक से उठाया है, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेके, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो जलवायु पढ़नी है साथियों अपन को। तो जलवायु के अंदर अपन को जो पूछे जाते हैं वो वायुमंडलीय दशाएं, अभी अपन ने बात की थी, तो उनसे प्रश्न बनेंगे। और वायुमंडलीय दशाओं के अंदर अपन को तापमान, आर्द्रता, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, वाष्पोत्सर्जन वगैरह। तो तापमान के अंदर जो जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे जैसे पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इसमें से कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। मैंने अभी भी बताया आपको, अपन डिसाइड नहीं कर सकते, वो एग्जामिनर डिसाइड करता है, अपन को तो तैयारी करनी है सिर्फ। तो जो प्रश्न बनते हैं वो सभी आप जानते हो, लगभग उनसे परिचित हो, लेकिन प्रश्न बनते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो सबसे गर्म महीना तापमान का, सबसे पहले देखो तापमान बताने की जरूरत नहीं है कि तापमान क्या होता है, और तापमान किस में नापते हैं इसको जरूर ध्यान रखना, थर्मामीटर। ये कई बार प्रश्न बना है। तो तापमान, अब सबसे गर्म महीना अपन देखते हैं कि जून के अंदर ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। कहते भी है जेठ माह की गर्मी, ठीक है ना, मारवाड़ी में ज्यादा क्या, जेठ महीने की गर्मी है ना। तो जून के अंदर सबसे ज्यादा गर्म होता है। सबसे ठंडा जो महीना होता है वो आपके जनवरी होता है। जनवरी के अंदर सबसे ज्यादा ठंड होती है। सबसे गर्म जिला चूरू के अंदर, और सबसे ठंडा जिला भी पूछते हैं तो चूरू ही है। इन दोनों के अंदर विशेष ध्यान रखना कि चूरू ही गर्म है और चूरू ही ठंडा। ठंडा भी आप देखते हो, कई बार अखबारों में हम तापमान देखते हैं सुजानगढ़ में -3 हो गया, -2 हो गया, तो ये सब चूरू के अंदर ही अपने ठंडा भी है और गर्म भी चूरू के अंदर ही है। अब सबसे गर्म स्थान की बात करते हैं तो आपके फलोदी आएगा, और फलोदी कहाँ आया हुआ है, जोधपुर के अंदर आया हुआ है। एक बार यही प्रश्न बना था कि सबसे गर्म स्थान फलोदी कहाँ है, तो कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। तो फलोदी सबसे गर्म स्थान के अंदर आएगा, और सबसे ठंडा स्थान आपके माउंट आबू के आएगा, माउंट आबू आएगा। माउंट आबू को राजस्थान का बर्फोयांस्क भी कहते हैं। बर्फोयांस्क वैसे रूस के अंदर है जो सबसे ठंडा माना जाता है, और इसीलिए इसको यहाँ का बर्फोयांस्क भी कहते हैं। तो माउंट आबू को भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्यों ठंडा रहता है ज्यादा, इसकी हाइट के कारण। ये लगभग जो माउंट आबू है 1200 मीटर ऊंचाई पर है, तो वहां पे हाइट के कारण इसके ये कम ही रहता है। आपको पता हो तो 165 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, माइनस होता है, और लगभग 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, प्लस होता है। तो ये कॉमन चीज है। 165 मीटर पर 1 डिग्री गिरता है, ऊपर जाने पर गिरेगा ही, और 32 मीटर पर जो है 1 डिग्री बढ़ता है जमीन के अंदर, ठीक है ना। इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख लो लगभग क्या है, 1200 मीटर है, तो ये लगभग 9-10 डिग्री तो वैसे ही कम ही रहता है तापमान, तो इस वजह से यहाँ कम रहता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, तापांतर होता क्या है साथियों, तापांतर ये होता है कि मान लो कभी जो जैसे ये है ना, जून के अंदर अपने गर्म भी ज्यादा होता है, तो मान लो कि जून में, गर्मी में तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और सर्दी में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो तापमान में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, वही तापांतर कहलाता है। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर के अंदर आपकी चूरू ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला भी, तो सर्वाधिक तापांतर यही हो गया। न्यूनतम तापांतर की बात करें तो साथियों डूंगरपुर आएगा। डूंगरपुर इसलिए भी आता है क्योंकि एक तो कर्क रेखा का प्रभाव भी पड़ता है, प्लस यहाँ की जलवायु आर्द्र रहती है, तो आर्द्र जहाँ जलवायु होती है वहां तापमान लगभग इतना अंतर तापांतर होता नहीं है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। अब ये तो वार्षिक की बात हुई, यहाँ पे दैनिक तापांतर है। दैनिक का क्या मतलब है कि दिन में तो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, रात को बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, वो जैसलमेर के अंदर आता है आपके सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर। इसका कारण एक बार पूछा गया था, जब कारण पूछा गया तो इसके कारण में ऑप्शन में ऐसे थे कि अलग अलग चीजें दे दी, उसमें से जो आपके सही चीज जो है वो इस कारण होता है कि रेतीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो रेतीली मिट्टी क्या है कि गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। अब ऑप्शन इसलिए मैं विशेष कह रहा हूं क्योंकि इसमें रेतीली के साथ में, रेतीली की जगह ये दिया गया था चूना मिट्टी, तो इसी का जो अलग दूसरा नाम रेतीली का है वो चूना मिट्टी भी इसे कहते हैं, उपनाम है इसका। तो चूना मिट्टी भी कहीं लिखा हुआ है तो ध्यान रखना।
जो जैसलमेर जो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा इस कारण से होता है। अब न्यूनतम दैनिक तापांतर फिर डूंगरपुर ही आएगा, आर्द्र जलवायु के कारण डूंगरपुर ही आएगा इसके अंदर। सर्वाधिक तापमान समय जो होता है वो 3 बजे दोपहर को, बड़ी दोपहर कहते हैं, वो 3 बजे होती है। 12 बजे निकल जाओगे इतनी गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि गर्म होते होते समय लगता है। 3 बजे जो है अपने मारवाड़ी में क्या करेगा, भोगना तप जाए, है ना। तो ये वो होता है 3 बजे का समय। और न्यूनतम तापमान जो है वह सुबह 5 बजे होता है। अब ये चीज तो मैंने आपको चलो बता ही दी। और ये तापमान से संबंधित आपके सारे जो फैक्ट है वो यहाँ, इससे बाहर जाने वाला तापमान के अंदर लगभग कुछ भी नहीं इससे बाहर जाने वाला। तो इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लो, और ये याद भी जल्दी हो जाएंगे, इसमें इतना आपके समय नहीं लगेगा याद होने में। तापमान को नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तापमान अपन ने पढ़ लिया साथियों। अब जो प्रश्न बनते हैं आपके वो आर्द्रता और वाष्पोत्सर्जन से बनते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आर्द्रता को मापा किसमें जाता है, हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। और वाष्पोत्सर्जन को किसमें मापा जाता है, पोटोमीटर में मापा जाता है। वर्षा को किसमें मापा जाता है, रेनोमीटर में मापा जाता है। तापमान को थर्मामीटर अपन ने पढ़ा। ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये मीटर ध्यान में नहीं रखे तो अपना मीटर निकाल देंगे ये, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक आर्द्र महीना जो है वह जून नहीं है, जुलाई नहीं, अगस्त क्यों है, क्योंकि जून जुलाई की आर्द्रता का प्रभाव भी अगस्त में पड़ता है आकर। तो अगस्त पूरी तरीके से सर्वाधिक आर्द्र महीना होता है। न्यूनतम आर्द्र महीना अप्रैल, क्यों, जब गर्मी ज्यादा जून में पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे जून क्यों नहीं बताया, अप्रैल क्यों बताया, क्योंकि जून में जो है वर्षा होनी शुरू हो जाती है। लगभग 16-17 जून के आसपास जो मानसून प्रवेश कर जाता है। तो ये जून में, फिर जून पूरा ही आर्द्र नहीं हो सकता, तो अप्रैल इसका आर्द्र महीना होता है। कई बार मई में भी थोड़ी बहुत वर्षा आती है, मानसून पूर्व की वर्षा हो जाती है। तो इसलिए अप्रैल ही सर्वाधिक आर्द्र महीना होता है आपके। सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़ है। क्यों है झालावाड़, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ के अंदर। अपने जो है राजस्थान का, इसे चेरापूंजी भी कहा जाता है, राजस्थान का मासिन राम भी कहा जाता है। तो ये झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक। अच्छा, अपनी कल की जो क्लास आएगी साथियों बहुत व्यवस्थित तरीके से, और कल की क्लास मतलब यूं है कि हर विद्यार्थी के लिए समझनी, देख तो सभी रहे, समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कल मैं आपको पूरा ही बारिश कैसे आती है, मानसून कैसे आता है, कौन सी दिशा से अंदर प्रवेश करता है, कौन सी से पलटता है, कौन सी ज्यादा वर्षा करती पहले, कौन सी, उसको पूरे को मैप पर और व्यवस्थित तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और कल की क्लास में किसी ने जलवायु और मानसून से संबंधित बातें समझ ली तो समझ लेना कि उसके कभी कोई भविष्य में समस्या इस संबंधी आने वाली नहीं है। तो आज की क्लास तो इंपॉर्टेंट है, और कल की और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इस चीज का ध्यान रखें। तो सर्वाधिक आर्द्र जिला अपने झालावाड़ है। न्यूनतम आर्द्र जिला जैसलमेर है। क्यों है, तो वर्षा कम होती है यहाँ पे और झाड़ियां भी कम है, तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो आर्द्रता वो यहीं पाई जाती है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान आपके माउंट आबू है, क्योंकि वर्षा यदि स्थान सबसे ज्यादा अपन देखते हैं तो माउंट आबू में ही सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम आर्द्र स्थान कौन सा है, फलोदी, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा पड़ती थी यहाँ पे, तो फलोदी ही है। सर्वाधिक आर्द्र संभाग, अब यहाँ संभाग की बात आ रही है। कई विद्यार्थी अभी भी संभाग और जिलों में कंफ्यूज होते हैं, और जब पहली क्लास वो उन्होंने देखी थी वो संभाग वाली, उसके बाद अभी भी कमेंट आते हैं कोई जो अभी देखते हैं कि सर आपने क्षेत्रफल कभी जोधपुर का ज्यादा बताया, कभी जैसलमेर का। तो जोधपुर का बताया वो संभाग का क्षेत्रफल बताया है, और जैसलमेर का बताया वो जिले का बताया है। तो ये अंतर थोड़ा सा आप शब्दों का ध्यान रखा करें। तो सर्वाधिक आर्द्र संभाग जो है साथियों वो कोटा के अंदर है। कोटा में क्यों आर्द्रता ज्यादा है, क्योंकि कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, तो नदियां होगी तो पानी है, पानी से आर्द्रता होती है, इसी कारण जो है ये यहाँ पे ज्यादा होता है। न्यूनतम आर्द्र संभाग कौन सा है, जोधपुर है। क्यों है, क्योंकि जैसलमेर आ गया एक, तो सबसे बड़ी बात जैसलमेर इतना बड़ा शुष्क है, मरुस्थल भाग ज्यादा है, तो इस कारण जोधपुर जो है ये न्यूनतम के अंदर आएगा। देखो न्यूनतम ही है, न्यूनतम आर्द्र संभाग जोधपुर। अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की। अब आप इस लेवल पे तो हो कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। वाष्प का उत्सर्जन, इतना मतलब आप ये चीज तो आराम से क्लियर होगी आपकी। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे कि इसको किस में मापा जाता है, फोटोमीटर के अंदर। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन महीना जून के अंदर। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कब होता है, जून के अंदर होता है। और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन कब होता है, दिसंबर में। जून में इसलिए होता है क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है, दिसंबर में सर्दी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे कम होता है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन आपके जिला पूछा जाए तो जैसलमेर के अंदर, और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन पूछा जाए तो डूंगरपुर के अंदर। ज्यादा वाष्पोत्सर्जन से संबंधित प्रश्न कभी देखे नहीं,
खास तौर पर यदि ध्यान रखना, इस फोटोमीटर का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी जो प्रश्न बनते हैं वो आर्द्रता से और तापमान से ज्यादा देखे गए हैं, तो इन्हें भी अच्छी तरीके से नोट कर लो। फिर अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ये अपने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और इसमें से क्या प्रश्न हमेशा ऐसे ही पूछते हैं, इनमें से क्या निम्न में से जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं या करते हैं। अब इनको समझना भी जरूरी है, क्योंकि कल अपन पढ़ेंगे, अब मानसून का आगमन वगैरह पूरा उसको समझेंगे। उससे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि ये किस तरीके से काम करती है, क्यों, कैसे प्रभावित करती है जलवायु को। तो इसको समझने ये सबसे पहले तो आप ये सारे के सारे इसको नोट करने ही है। मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि इसमें क्या क्या कैसे प्रभावित करती है। जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, यानी कि कोई प्रदेश कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर में बसा हुआ है, ये प्रभावित करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे अक्षांश रेखा है, मान लो कि कोई मकर रेखा पर बसा हुआ है, कोई विषुवत पर बसा हुआ है, कोई कर्क पर बसा हुआ है। तो विषुवत पर जो बसे हुए हैं, आपको पता है कि वहां डेली वर्षा होती है, और वहां पे इसी कारण से जो है वन बहुत ज्यादा होते हैं, रोज जो है वर्षा होती है, संवहनीय पवनों से वहां पे वर्षाएं हो जाती है। अब कर्क रेखा पर जो है अपने मानसून जब आता है तब होती है, मकर पे भी यही स्थिति लगभग रहती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय कैसे प्रभावित करती है जलवायु को, तो अपने जो अपना राजस्थान है उसकी जलवायु आप पाएंगे कि उपोष्ण पाएंगे। कैसी जलवायु है? उपोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण, वो ज्यादातर जो शीतोष्ण है, लेकिन उष्ण जलवायु भी है, इसलिए अपने उपोष्ण जलवायु होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कर्क रेखा जहां से निकलती है, अपने राजस्थान में जैसे कर्क रेखा निकलती है यहाँ से, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जहां से कर्क रेखा निकलती है वहां की जलवायु तो है उष्ण, सिर्फ वहां की डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जलवायु उष्ण है, बाकी शीतोष्ण है। तो इसलिए अपनी ओवरऑल जलवायु जो कहलाती है वो उपोष्ण कहलाती है। तो इस कारण देख लो, अब ये क्या है, अक्षांश रेखा ही है एक तरह की, कर्क रेखा भी, तो ये प्रभावित करती है, यानी कि जलवायु को ये प्रभावित करती है। तो ये चीज अपने आ जाएगी इसके अंदर की, हाँ ये प्रभावित करती है। अब बात करते हैं समुद्र तल से दूरी। तो मानसून जैसे आएगा, बारिश आएगी तो कहां से आएगी? समुद्र से उठ के ही आती है, डायरेक्ट कोई नदी तालाब में से तो बादल बनते नहीं है। तो समुद्र से आएगी, तो जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना प्रभाव पड़ेगा ही। लगभग जो है अपने यहाँ पे अरब सागर से लगभग दूरी 400 किलोमीटर बताते हैं कि पाई जाती है। अब 400 किलोमीटर आएगा तो उसमें भी ये इसका प्रभाव पड़ता ही है। जो बिल्कुल पास में है समुद्र के, वहां पे ज्यादा वर्षा होती है, और जो दूर है वहां पे कम होती है। समुद्र के पास में तो वहां की जलवायु हमेशा आर्द्र बनी रहती है, और अपने दूर है तो शुष्क बनी रहेगी। तो इस कारण से ये भी अपने प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अब अरावली पर्वतमाला यदि आप देखेंगे साथियों, तो इस तरीके से राजस्थान के नक्शे में पाई जाती है। और अपन कल समझेंगे कि जैसे अरब सागर की जो शाखा आती है वो इसके बिल्कुल समानांतर ऐसे चलती है, इसी दिशा में चलती है। तो अरब सागर इस दिशा में ही चलेगी, तो इसके बीच में ये कोई अवरोध नहीं है, इसके समानांतर वो निकल जाती है और वर्षा नहीं करती है। फिर बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आती है वो इससे आकर टकराती है, और टकराने के कारण यहाँ पे तो होती है बहुत ज्यादा वर्षा, और ये वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। यहाँ पे वर्षा कम होती है, जैसलमेर और ये सारे जो है सूखे रह जाते हैं। तो ये देखो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, ये तो बहुत ज्यादा अरावली तो प्रभावित करती है। तो ये भी अपने आ गया यस करती है। धरातलीय स्थिति, धरातलीय स्थिति से क्या मतलब है? धरातलीय स्थिति से मतलब है कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो ये चीजें जब अलग अलग है तो वायुमंडलीय दशा है जो इसमें भी प्रभावित करेगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो ऊंचाई बढ़ेगी, तो ऊंचाई के अनुसार तापमान कम हो जाता है। मरुस्थल है तो रेतीला होगा, गर्म ठंडा ये वाला प्रभाव पड़ता है। वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है अपनी ये चीज धरातलीय स्थिति भी प्रभावित करेगी। वनस्पति तत्व बिल्कुल ही प्रभावित करते हैं, वनस्पति तत्व तो करते ही हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा अपने वन वगैरह ये सारी चीजें होती है, वर्षा को भी आकर्षित करते हैं, और इसके अलावा तापमान को भी मेंटेन करने में ये सारी चीजें प्रभावित करती है। तो आपके वनस्पति तत्व भी आपके इसमें प्रभावित करेगी। मृदा की संरचना क्या ये प्रभावित करती है या नहीं? तो मृदा की संरचना कैसे प्रभावित कर सकती है कि मृदा की संरचना जैसी होगी वैसे ही वहां पे पेड़ पौधे वगैरह होंगे। जैसे यहाँ जैसलमेर की साइड में रेतीला है पूरा, तो यहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं, वर्षा को आकर्षित नहीं कर पाते, तो ये चीज यहाँ पे प्रभावित करती है। साथ में अपन क्या बात करें, जलवायु को प्रभावित करती है या नहीं? तो जलवायु के अंदर तापमान आ गया, तो तापमान जो रेतीला है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो प्रभावित तो करती है ये भी। तो मृदा की संरचना भी प्रभावित करती है, ये ऑप्शन आता है तब भी आपको ध्यान में रखना है। अब समुद्र तल से ऊंचाई, सीधी सीधी बात है, माउंट आबू का उदाहरण देख लो। समुद्र तल से कितना सबसे ज्यादा ऊंचा है राजस्थान के अंदर, तो वहां तापमान कम रहता है,
तो समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान भी जलवायु का हिस्सा है, वर्षा होने का कारण भी है। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी तो इसको प्रभावित बिल्कुल ही करती है। तो ये सारी चीजें जो है साथियों, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और इसमें से प्रश्न कई एग्जाम में बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो इन चीजों को आपने अब समझ लिया है पूरी तरीके से, तो अब कोई भी समस्या आपके आने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक चीज को आपको, ज्यादातर किताबों में तो ऐसे लिखे हुए मिलेंगे कि ये चीजें प्रभावित करती है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये क्यों प्रभावित करती है, और जब अपन ने इस चीज को समझ लिया है तो अब समस्या आने वाली इसमें नहीं है। कल की क्लास में साथियों, क्योंकि आज की इतनी हो पाएगी, लगभग समय हो गया है, अब जब मैं शूट कर रहा हूँ तब 8:30 बजे, और खाना खाने का समय हुआ, भूख लगी बहुत दबा के, तो अब जो है क्लास को यहीं पे रोक कर, और अब जो है आप क्लास पे टूट पड़ना, जब भी अपलोड होती है मैं खाने पर टूट पड़ता हूँ, ठीक है। अब कल की जो क्लास है साथियों, वो ये जब भी देख रहे हो आप, उसकी अगली जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको पूरा ही मानसून तंत्र पूरा समझा दूंगा कि कैसे किस तरीके से वर्षा होती है, और उस चीज को समझ लिया, समझ लो कि आपके जलवायु में बेड़ा पार हो गया है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।